ये है कैप्टन देवीशरण, जिनके ऊपर निशाना साधा था हाईजैकर इब्राहिम अख्तर ने। उनके पीछे 4 और हाईजैकर ने कुल 150 लोगों को बंदी बनाया है और सारे लोग भारत से मदद की भीख मांग रहे थे। लेकिन भारत सरकार के लिए इन लोगों को रेस्क्यू करना इतना आसान था नहीं, क्योंकि इस प्लेन को चारों तरफ से तालिबान के कमांडोज ने घेर के रखा था और प्लेन भारत से लगभग 1000 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान के कांदाहार शहर में खड़ा था। लेकिन इससे भी भयानक बात तो ये थी कि पैसेंजर को बचाने के चक्कर में भारत सरकार एक ऐसा फैसला लेने वाली थी जो कि आने वाले समय में बहुत सारे आतंकी हमलों का कारण बनने वाला था। तो चलिए जानते हैं द स्टोरी ऑफ IC-814 हाईजैकिंग। 24 दिसंबर 1999 नेपाल के त्रिभुवन एयरपोर्ट में 5 लोग अभी सिक्योरिटी चेक करके डिपार्चर लॉन्ज में किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी एक आदमी सूट बूट पहन के वहां पे आता है। उसके हाथ में सूटकेस था और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उसको बिना सिक्योरिटी चेक किए आगे भेज दिया। ये बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच था। फिर वो आदमी वो सूटकेस उन 5 लोगों को दे देता है। उनको जो चाहिए था वो उनको मिल गया और अब वो 5 लोग IC-814 की हाईजैकिंग करने के लिए रेडी थे। रिपोर्ट्स की माने तो उसी सूटकेस में बंदूक और बॉम्ब थे और जो आदमी उनको देने आया था वो था पाकिस्तान का फर्स्ट सेक्रेटरी मोहम्मद अरशद चीमा। और एक गवर्नमेंट ऑफिसर होने की वजह से उसके पास डिप्लोमेट का पासपोर्ट था, जिस वजह से उसको बिना चेकिंग किए आगे भेज दिया। शाम के 4 बजे प्लेन काठमांडू से टेक ऑफ करता है। उसका नेक्स्ट स्टॉप था दिल्ली। प्लेन में 179 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स, ऐसे कुल 190 लोग थे। ये एक शॉर्ट फ्लाइट थी और लगभग आधा घंटा होने के बाद 4:38 पे प्लेन इंडियन एयर स्पेस में आ जाता है। अब वक्त था प्लान को अंजाम देने का। जब क्रू मेंबर अनिल शर्मा स्नैक्स देने के लिए कॉकपिट में आ गया, तभी एक हाईजैकर उसके पीछे पीछे कॉकपिट के अंदर घुस जाता है और बंदूक सीधा कैप्टन देवीशरण के सर पे रखता है। हाईजैकर ने मंकी कैप पहनी थी और उसके दूसरे हाथ में बॉम्ब था। कैप्टन को पहली नजर में ही पता चल चुका था कि प्लेन हाईजैक हुआ है, लेकिन ये नहीं पता था कि प्लेन में और कितने हाईजैकर्स है। हाईजैकर कैप्टन को कहता है कि मैं जो बोलूंगा तुम वही करोगे, नहीं तो मैं इस बॉम्ब से प्लेन को उड़ा दूंगा। बाकी के हाईजैकर्स ने भी पीछे सबको बंदी बनाकर रखा था। फिर हाईजैकर कैप्टन को कहता है प्लेन को वेस्ट की तरफ मोड़ो, यानी कि लाहौर लेके चलो। लेकिन कैप्टन नहीं चाहते थे कि प्लेन भारत से बाहर जाए, इसीलिए वो हाईजैकर को समझाने की कोशिश करते हैं कि प्लेन में इतना फ्यूल नहीं है। तो हाईजैकर पूछते हैं दिल्ली के अलावा प्लेन कहाँ लैंड हो सकता है। तभी कैप्टन एक बहुत ही बड़ी गलती कर देता है। वो कहता है कि हम मुंबई में लैंड कर सकते हैं। अगर प्लेन मुंबई जा सकता है तो लाहौर क्यों नहीं? एक तो प्लेन को लाहौर भेजो या फिर मैं लोगों को मारना शुरू कर दूंगा। हाईजैकर पूरा प्लान करके आए थे। अब प्लेन दिल्ली जाने की बजाय लाहौर की डायरेक्शन में जाना शुरू करता है, लेकिन भारत में किसी को पता नहीं था कि प्लेन वेस्ट की तरफ क्यों जा रहा है। फिर 4:40 पे कैप्टन देवीशरण चुपके से प्लेन की फ्रीक्वेंसी चेंज करके 7500 पे रखते हैं। 7500 एक सीक्रेट कोड है जो कि प्लेन हाईजैक हुआ है, ये मैसेज एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताता है। अब दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पता चल चुका था कि प्लेन IC-814 हाईजैक हुआ है। दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल तुरंत ही भारत के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से मदद मांगती है, जिसको यूनियन सेक्रेटरी प्रभात कुमार लीड कर रहे थे। लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाने में ही उनको 1 घंटा लग गया। ऊपर से भारत की सीक्रेट सर्विस एजेंसी यानी कि रॉ को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। इसके अलावा जब कैप्टन पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से प्लेन को लैंड करने की परमिशन मांगता है, तब पाकिस्तान बिल्कुल भी परमिशन नहीं देता। जैसे जैसे प्लेन लाहौर की तरफ बढ़ रहा था, वैसे ही कैप्टन प्लेन को स्लो कर देते हैं। कैप्टन को किसी भी हालत में प्लेन को भारत की एयर स्पेस से बाहर नहीं लेके जाने देना था, क्योंकि भारत की स्पेशल फोर्स उनको बचा सकती है। लेकिन प्लेन में फ्यूल कम हो रहा था, इसी वजह से उनको कहीं ना कहीं तो लैंड करना ही पड़ेगा, नहीं तो प्लेन क्रैश हो सकता है। शाम के 6:04 को दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्लेन से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी कैप्टन देवीशरण उनको बताते हैं कि प्लेन में फ्यूल बहुत ही कम है और हाईजैकर्स प्लेन को लाहौर ले जाना चाहते हैं। प्लेन अभी अमृतसर एयरपोर्ट के पास से जा रहा था और प्लेन और लाहौर के बीच सिर्फ 60-70 किलोमीटर का ही अंतर बचा था। इसीलिए कैप्टन पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से फिर एक बार परमिशन मांगता है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी परमिशन नहीं देता। इसीलिए कैप्टन ये बात अमृतसर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताते हैं। तो अमृतसर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल कैप्टन को बोलता है कि आप रिफ्यूरिंग के लिए हमारे एयरपोर्ट में आ जाओ। लेकिन हाईजैकर को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। उनको डर था कि अमृतसर में भारत की स्पेशल फोर्स उनके ऊपर अटैक करेगी। फिर 6:30 को जैसे ही प्लेन अमृतसर से आगे निकल जाता है, कैप्टन फिर से पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लैंड करने की परमिशन मांगता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान लैंड करने की परमिशन नहीं देता।
और इस बार तो पाकिस्तान लाहौर एयर स्पेस को ही ब्लॉक कर देता है और प्लेन को शूट करने की धमकी देता है। ऊपर से प्लेन में लो फ्यूल की लाइट बजने लगी, इसीलिए कैप्टन हाईजैकर को समझाने की कोशिश करते हैं कि प्लेन में फ्यूल बहुत ही कम है, तो ऐसे हवा में उड़ते रहने से कुछ नहीं होगा। एक तो प्लेन को अमृतसर में रिफ्यूलिंग करना पड़ेगा या फिर प्लेन क्रैश हो जाएगा। और थोड़ी और भेजबाजी करने के बाद हाईजैकर आखिर मान ही जाते हैं और फ्यूल भरने के लिए 6:40 पे प्लेन अमृतसर की तरफ आने के लिए मुड़ता है। प्लेन अब भारत के अंदर लैंड होने वाला था। इसका मतलब अब पूरा कंट्रोल भारत के हाथ में होगा। लेकिन आने वाले कुछ घंटों में भारत अपने इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। रात के 7:01 को प्लेन अमृतसर एयरपोर्ट में लैंड होता है। अब पूरा कंट्रोल भारत के हाथ में था, लेकिन इस सिचुएशन के लिए भारत बिल्कुल भी रेडी नहीं था। सिचुएशन इतनी खराब थी कि पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर सरबजीत सिंह को इस हाईजैकिंग के बारे में टीवी न्यूज से पता चलता है। प्लेन अमृतसर में लैंड होते ही कैप्टन देवी शरण अमृतसर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से फ्यूल की मांग करते हैं। लेकिन भारत के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि किसी भी हालत में प्लेन को एयरपोर्ट पे ही रोक के रखना है। इसीलिए वो अमृतसर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ऑर्डर देते हैं कि फ्यूल भरने के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त लगाओ ताकि हमको रेस्क्यू मिशन करने का टाइम मिले। पंजाब पुलिस के सरबजीत सिंह भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को बोलते हैं कि उनके पास पंजाब पुलिस के कमांडो कोई भी ऑपरेशन करने के लिए रेडी है, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप उनको कोई भी ऑपरेशन करने की परमिशन नहीं देती, क्योंकि वो दिल्ली से खास एनएसजी के स्पेशल कमांडो को बुलाने वाले थे। ये प्लान तो बहुत बढ़िया था, लेकिन दिल्ली से अमृतसर की दूरी 500 किलोमीटर थी, इसलिए वहां से आने में उनको वक्त लगने वाला था और इसी हाई टेंशन सिचुएशन में एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी तरफ हाईजैकर ने कैप्टन को प्लेन चालू ही रखने को बोला। कभी वो प्लेन को आगे ले जाने का ऑर्डर देते तो कभी रुकाने का, फिर आगे ले जाके यू टर्न मारने को बोलते। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको शक था कि इंडियन कमांडो प्लेन के अंदर घुस जाएंगे, और उनका ये शक सही भी था क्योंकि भारत रेस्क्यू मिशन करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन चालू प्लेन में रेस्क्यू मिशन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए भारत प्लान करता है कि जब टैंकर प्लेन के पास फ्यूल भरने चला जाए तब प्लेन के टायर ही फाड़ दो ताकि प्लेन वहां से उड़ ही ना पाए। दूसरा प्लान ये भी था कि वो उस टैंकर को प्लेन के सामने ले जाके रनवे को ही ब्लॉक कर दो। आइडिया तो अच्छा था, लेकिन इस प्लानिंग की वजह से बहुत वक्त चला गया और भारत की तरफ से कोई रिस्पांस ना आने की वजह से हाईजैकर गुस्से में सत्यम सिंह नाम के पैसेंजर को चाकू से मारना शुरू कर देते हैं। डर के मारे कैप्टन बार बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल से फ्यूल की मांग कर रहा था। रिपोर्ट्स की माने तो कैप्टन ने कुल 12 बार फ्यूल भरने की रिक्वेस्ट की थी। परिस्थिति की गंभीरता को देख एयर ट्रैफिक कंट्रोल आखिर में टैंकर भेज ही देते हैं, लेकिन इस टैंकर में पंजाब पुलिस के कमांडो छुपे थे और इसी तरफ भारत का रेस्क्यू मिशन भी शुरू हो गया था। टैंकर जैसे जैसे प्लेन के पास जा रहा था वैसे वैसे ड्राइवर की दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी और इसी घबराहट के कारण ड्राइवर बहुत ही तेजी से ट्रक चला रहा था और हाईजैकर को शक न हो, इसी वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल ड्राइवर को धीरे चलाने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन मिसकम्युनिकेशन की वजह से ड्राइवर ने ट्रक को धीरे चलाने की बजाय बीच रास्ते में ही रोक दिया। जब कॉकपिट से हाईजैकर एक कार्यक्रम देखते हैं तब उनको भी पता चल गया कि भारत ने अपना रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया है और पैनिक करके वो कैप्टन को प्लेन उड़ाने को कहते हैं। लेकिन फ्यूल कम होने की वजह से कैप्टन ने हाईजैकर की बात नहीं मानी, इसीलिए गुस्से में आकर हाईजैकर ने 25 साल के रुपिन खटियाल की गर्दन ही काट ली। रुपिन जमीन पे पड़ा हुआ सबसे मदद की भीख मांग रहा था। हाईजैकर ने भी उसके ऊपर कंबल डाल के उसको उसी हालत में तड़पने के लिए छोड़ दिया। अब कैप्टन देवी शरण के पास और कोई चारा नहीं था और प्रेशर में आके कैप्टन प्लेन को टेक ऑफ करना शुरू कर देता है। रनवे पे टैंकर अभी भी वैसे का वैसा ही था। प्लेन टैंकर के पास आ रहा था, लेकिन टैंकर के ड्राइवर को नहीं पता था कि प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, इसलिए वो रनवे पे ही खड़ा रहा। प्लेन बहुत ही तेजी से टैंकर की तरफ बढ़ रहा था और क्रैश होने से सिर्फ कुछ ही पल दूर था। लेकिन उसी वक्त प्लेन ने उड़ान भरी। अगर टैंकर थोड़ा सा भी आगे खड़ा होता तो पूरा प्लेन क्रैश हो सकता था। इसके अलावा प्लेन में रिफ्यूलिंग तो हुई ही नहीं। कैप्टन भी जाते जाते एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक आखिरी मैसेज करता है कि हम सब मरने वाले हैं। इस पूरे वक्त एनएसजी के कमांडो दिल्ली में ही तैयार होके बैठे थे, क्योंकि उनको अभी भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से अप्रूवल ही नहीं मिला था। कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि किसी ने जानबूझकर एनएसजी के कमांडो को रोक दिया, क्योंकि प्लेन के अंदर रॉ का एक एजेंट भी था जिसका नाम था शशि भूषण सिंह तोमर, जो कि एनके सिंह के साले थे और एनके सिंह प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सेक्रेटरी थे। और कुछ सोर्सेस ये भी कहती है कि एनके सिंह ने अपने साले को बचाने के लिए एनएसजी के कमांडो को अमृतसर आने की परमिशन में डिले करवाया। 7:49 को प्लेन अमृतसर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप एनएसजी के कमांडो को 7:55 को अमृतसर जाने का अप्रूवल देती है। एक्सपर्ट की माने तो ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा ब्लंडर था और इसी तरफ भारत ने लोगों को रेस्क्यू करने का अपना आखिरी मौका खो दिया था।
और अब पूरे 185 लोगों की जान हाईजैकर के हाथों में थी। और उससे भी भयानक बात तो ये थी कि प्लेन पाकिस्तान में लैंड होने वाला था। अमृतसर से लाहौर का अंतर सिर्फ 50 किलोमीटर था, लेकिन बार बार कहने के बावजूद पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्लेन को लैंड करने की परमिशन नहीं दे रहा था। ऊपर से कैप्टन प्लेन को जबरदस्ती लैंड कर सकता है, इसी को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान रनवे की लाइट तक बंद कर देता है। जब रात के अंधेरे में रनवे नहीं दिखता तब कैप्टन प्लेन को लैंड करने से मना कर देता है, लेकिन हाईजैकर कैप्टन की एक नहीं सुनते। उनका कहना था कि प्लेन को कैसे भी करके लैंड कराओ, नहीं तो मैं एक एक करके लोगों को मारना शुरू कर दूंगा। पहले ही 2 पैसेंजर के ऊपर अटैक हो चुके थे, इसीलिए कैप्टन प्लेन को धीरे धीरे नीचे ले आते हैं। और तभी उनको रनवे की लाइट्स दिख गई। कैप्टन ने भी राहत की सांसें ली, क्योंकि अब पैसेंजर के ऊपर कोई हमला नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो लैंड करने प्लेन को लाइट्स के पास ले जाते हैं, तब उनको दिखाई दिया कि रास्ते पे गाड़ियां थी। मतलब ये एयरपोर्ट का रनवे नहीं बल्कि एक हाईवे था। कैप्टन कैसे भी से प्लेन को ऊपर करने की कोशिश करता है और आखिरी वक्त में वो प्लेन को क्रैश होने से बचाता है, लेकिन प्लेन में फ्यूल बिल्कुल भी नहीं बचा था। इसलिए कैप्टन लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक आखिरी बार कहता है, अगर आपने प्लेन लैंड करने की परमिशन नहीं दी तो मुझे ना चाहते हुए भी क्रैश लैंडिंग करनी पड़ेगी। सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए लाहौर ATC प्लेन को लैंड करने की परमिशन दे ही देता है और रात के 8:07 पे प्लेन लाहौर में लैंड हो चुका था। एक भारतीय प्लेन पाकिस्तान में खड़ा है, यह भारत के लिए बहुत ही बुरी खबर थी, क्योंकि सिर्फ 5 महीने पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच एक भीषण सा युद्ध हुआ था, दी कारगिल वॉर, जहाँ पे दोनों साइड से सैकड़ों सैनिक मारे गए। इसी वजह से दोनों देशों में तनाव का माहौल था। पाकिस्तान ने कह दिया था कि जल्द से जल्द फ्यूल भरो और निकलो यहाँ से। यहाँ तक कि खून से लथपथ रुपिन खटियाल को भी मेडिकल असिस्टेंट नहीं मिलती और उनकी उसी रात मौत हो जाती है। पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल तुरंत ही प्लेन में रिफ्यूलिंग करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ भारत को यह भी नहीं पता था कि हाईजैकर की डिमांड्स क्या है, इसलिए भारत पाकिस्तान में बैठे अपने हाई कमिश्नर को नेगोशिएशन करने भेज देता है। लेकिन जब तक वो लाहौर एयरपोर्ट में पहुंचे तब तक तो प्लेन रिफ्यूल होकर वहां से उड़ चुका था। अब किसी को नहीं पता था कि प्लेन का नेक्स्ट स्टॉप कहाँ पे है। हाईजैकर प्लेन को अफगानिस्तान के काबुल शहर में ले जाना चाहते थे, लेकिन काबुल एयरपोर्ट अच्छी तरीके से डेवलप भी नहीं हुआ था। प्लेन अपने यहाँ लैंड ना हो इसीलिए पाकिस्तान ने तो सिर्फ लाइट बंद कर दी थी, लेकिन काबुल एयरपोर्ट में तो कोई लाइट थी ही नहीं। इसलिए हाईजैकर्स प्लेन को ओमान की एयरपोर्ट में ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन ओमान ने भी प्लेन को लैंड करने की परमिशन नहीं दी। इसी वजह से प्लेन को वहां से मुड़कर दुबई के अलमीनत एयरपोर्ट में ले जाया गया। रात के 3 बजे प्लेन दुबई एयरपोर्ट में लैंड होता है। अब प्लेन को फिर से फ्यूल की जरूरत थी, इसीलिए कैप्टन दुबई एयर ट्रैफिक कंट्रोल से फ्यूल मांगने की कोशिश करता है। भारत को भी लगा कि यह रेस्क्यू मिशन करने का सही टाइम है, इसीलिए भारत UAE से उनकी जमीन पे NHG कमांडो को ऑपरेशन करने की परमिशन मांगता है। लेकिन UAE की सरकार इसकी परमिशन नहीं देती। हालांकि वो भारत के बिहाफ पे नेगोशिएशन शुरू कर देते हैं। UAE साफ साफ हाईजैकर को कहता है, हम आपको तभी फ्यूल देंगे जब आप कुछ पैसेंजर को छोड़ दोगे। हाईजैकर्स भी UAE से फालतू के पंगे नहीं चाहते थे, इसीलिए वो उनकी बात मान के 27 पैसेंजर को छोड़ देते हैं, जिसमें रुपिन खटियाल की बॉडी भी थी, जिसको हाईजैकर ने अमृतसर में मारा था। इन सारे पैसेंजर को भारत लाने के लिए स्पेशल प्लेन भी भेजे जाते हैं, जिसमें भारत के एविएशन मिनिस्टर शरद यादव भी थे। उनका कहना था कि सारे पैसेंजर शॉक में हैं, और जब पैसेंजर से हाईजैकर के बारे में पूछते हैं तब उनको पता चला कि प्लेन के अंदर आदमी और औरत बच्चों को अलग अलग करके रखा है और हर किसी की आंखों पे पट्टी भी बांधी हुई है। इसके अलावा वो 5 हाईजैकर का नाम भी बताते हैं, चीफ, बर्गर, डॉक्टर, शंकर, भोला। हालांकि ये उनके असली नाम नहीं थे, लेकिन बाद में इनके असली नाम भी पता चले। इब्राहिम अख्तर, सनी अहमद काजी, शाहिद अख्तर शहीद, शकीर, जहूर मिस्ट्री, और सारे हाईजैकर पाकिस्तान से थे। UAE हाईजैकर को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन 25 दिसंबर की सुबह के 6:30 बजे सूरज की पहली किरण के साथ ही प्लेन फिर से टेक ऑफ करता है और अब वो काबुल के लिए रवाना हो गया। लेकिन उस वक्त अफगानिस्तान में सिविल वॉर चल रहा था और इसी वजह से काबुल एयरपोर्ट पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। इसीलिए हाईजैकर काबुल की जगह कांदाहार में लैंड करने का तय करते हैं, और ये भारत के लिए सबसे बुरी खबर थी, क्योंकि अफगानिस्तान में उस टाइम तालिबान का राज था और भारत तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करता था। यहाँ तक कि अफगानिस्तान में भारत की कोई एम्बेसी भी नहीं थी, तो अगर नेगोशिएशन करनी भी है तो वो कैसे करे। लेकिन तालिबान आगे जो करता है वो ना ही भारत सरकार ने सोचा था और ना ही हाईजैकर्स ने। 25 दिसंबर 1999 सुबह के 8 बजे प्लेन कांदाहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहुंच जाता है, और जैसे ही प्लेन एयरपोर्ट में लैंड हुआ उसी सेकंड बहुत सारी गाड़ियां प्लेन के पास आने लगी।
गाड़ियों ने प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया। इसका मतलब प्लेन अब यहाँ से आगे तो नहीं उड़ पाएगा। लेकिन उससे भी भयानक बात तो ये थी कि उस गाड़ियों में बैठे थे तालिबान के कमांडोज। जब भारत को पता चला कि प्लेन कांदाहार में है तो भारत सरकार ने भी पाकिस्तान में बैठे भारतीय कमिश्नर को कांदाहार भेज दिया ताकि हाईजैकर्स की डिमांड्स क्या है वो एटलीस्ट पता तो चले। दूसरी तरफ प्लेन को चारों तरफ से घेर के तालिबान के हाईजैकर्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे, ऐसा शक भारत सरकार को होता है। लेकिन तालिबान का तो कहना था कि हाईजैकर्स पैसेंजर को कोई चोट ना पहुंचाए, इसलिए हमने प्लेन को चारों तरफ से घेर के रखा है। लेकिन इसी वजह से भारत अब कोई भी रेस्क्यू मिशन नहीं कर सकता था। हाईजैकर को जो चाहिए था वो उनको मिल गया। अब टाइम था नेगोशिएशन करने का। हाईजैकर्स कांदाहार एयर ट्रैफिक कंट्रोल से भारत को एक फैक्स भेजते हैं जिसमें उन्होंने अपनी मांगे रखी। हाईजैकर्स की 3 मांगे थी। पहले 35 मिलिटेंट जो कि भारत के जेल में कैद थे उनको रिहा करो। उसके बाद $200 मिलियन कैश यानी कि कुल 1650 करोड़ रुपए दे दो। ऊपर से सज्जद अफगानी की बॉडी जो कि हरकत उल मुजाहिदीन का फाउंडर था और जम्मू के बवाल जेल से भागते वक्त मारा गया था। इतनी सारी मांगे पूरी करना भारत सरकार के लिए नामुमकिन था। लेकिन देश के अंदर सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था और 26 दिसंबर 1999 को जब भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के जसवंत सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तभी बहुत सारे लोगों का झुंड इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुस के हंगामा करता है। ये सब लोग हाईजैक हुए पैसेंजर के रिलेटिव्स थे। इनका एक ही कहना था कि हाईजैकर की सभी मांगे पूरी करो और हमारे परिवारजनों को बचाओ। वो याद दिलाते हैं कि दिसंबर 1989 में जब यूनियन मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद की बेटी रुबिया सईद को आतंकियों ने किडनैप किया था तब उनको छुड़वाने के लिए सरकार ने कुछ मिलिटेंट को रिहा कर दिया। तो अगर मिनिस्टर के लिए सरकार कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है तो आम आदमी के लिए क्यों नहीं। ये सारा कार्यक्रम देश भर में लाइव चल रहा था और इसी प्रेशर में आके अगले ही दिन भारत सरकार नेगोशिएशन करने के लिए कांदाहार में एक प्लेन भेज रही है, ऐसा कहती है। भारत से प्लेन आ रहा है ये सुनते ही सारे पैसेंजर खुश हो गए। लेकिन उनको इस बात की भनक तक नहीं थी कि नेगोशिएशन तो अभी सिर्फ शुरू होगी, क्योंकि अभी उनको 4 दिन और प्लेन में रहना पड़ेगा। प्लेन के अंदर की परिस्थिति भी बहुत बुरी थी। हर जगह से बदबू आ रही थी। ऊपर से हाईजैकर ने प्लेन की सारी खिड़कियां बंद करवा दी थी। पैसेंजर को ढंग से खाना पानी भी नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि टॉयलेट्स भी ओवरफ्लो करने लगे। भारत को जल्द से जल्द कुछ करना था, लेकिन भारत सरकार हाईजैकर की सारी मांगे तो पूरी नहीं कर सकती थी। और इसी बात पे हाईजैकर को गुस्सा आने लगा और वो सारा गुस्सा पैसेंजर और क्रू मेंबर पे उतारने लगे। एक बार तो फ्रस्ट्रेट होके हाईजैकर कैप्टन को बोलते हैं, प्लेन को चालू करो, हमको अभी के अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन प्लेन को तालिबान के गाड़ियां और टैंक्स ने घेरा था, इसलिए हाईजैकर्स तालिबान को टैंक्स हटाने के लिए कहते हैं। लेकिन तालिबान का कहना था कि टैंक्स तुम्हारी रक्षा करने के लिए है। इस पे हाईजैकर कहते हैं कि हमें किसी के प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, तुम पहले अपने टैंक्स हटाओ। लेकिन इसी बात से तालिबान के लीडर्स को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहते हैं, हम अपने टैंक्स नहीं हटाएंगे और अगर तुमने किसी को हाथ भी लगाया तो तालिबान के कमांडोज प्लेन के अंदर घुस जाएंगे। तालिबान का यह बर्ताव देख के हाईजैकर भी टेंशन में आते हैं, क्योंकि उनको तो लगा था कि तालिबान तो उनका सपोर्ट करेंगे। भारत को भी नहीं समझ आ रहा था कि तालिबान आखिर किसके साइड है। ऐसा करते करते लगभग 4 दिन बीत गए और 27 दिसंबर 1999 को भारत से नेगोशिएशन करने के लिए एक प्लेन दिल्ली से कांदाहार आने के लिए रवाना होता है, जिसमें अजीत डोवाल, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के विवेक कटजू और उनके साथ 30 लोगों की टीम, जिसमें डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर्स और ब्लैक कैट के कमांडो भी थे और वो कोई भी मिशन करने के लिए रेडी थे। लेकिन जैसे ही प्लेन कांदाहार में लैंड हुआ वैसे ही प्लेन को तालिबान के कमांडोज ने घेर लिया। अब कोई भी ऑपरेशन करना नामुमकिन था, लेकिन कमांडोज फिर भी सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। पहले तो भारतीय नेगोशिएशन टीम औरत और बच्चों को छोड़ने की मांग करते हैं, लेकिन हाईजैकर इससे साफ साफ मना कर देते हैं। दूसरी तरफ तालिबान के साथ वक्त गुजारने के बाद भारत को पता चलता है कि तालिबान न ही हाईजैकर को सपोर्ट करते हैं और न ही भारत को, वो तो सिर्फ न्यूट्रल है। इसलिए आने वाले 2 दिन भारत सीधा तालिबान के जरिए नेगोशिएशन करने लगा। लेकिन नेगोशिएशन के बीच हाईजैकर बार बार किसी तीसरे आदमी से फोन पे बात कर रहे थे और अमेरिका की सीक्रेट सर्विस एजेंसी CIA वो कॉल अपने स्पाई सैटेलाइट से सुन लेती है और तुरंत ही वो इन्फॉर्मेशन मुंबई पुलिस को दे दी। फिर मुंबई पुलिस जोगेश्वरी वेस्ट के गोल्डन सॉइल कॉलोनी के फ्लैट नंबर 707 में रेड करती है। ये वही जगह थी जहाँ से फोन के सिग्नल आ रहे थे और वहाँ पे उनको 4 ISI के ऑपरेटर मिलते हैं जो पूरा टाइम हाईजैकर से फोन से बात कर रहे थे और भारत में क्या चल रहा है इसकी सारी इंफॉर्मेशन उनको दे रहे थे। दूसरी तरफ भारत और तालिबान की कड़ी नेगोशिएशन की वजह से हाईजैकर्स की मांग सिर्फ 3 कैदियों के ऊपर आ गई। लेकिन ये 3 कैदी कौन होंगे इसका फैसला हाईजैकर खुद तय करेंगे। उन 3 कैदियों का नाम था मौलाना मसूद अजहर, अहमद ओमर सईद शेख, मुश्ताक जरगार
लेकिन जब भारत सरकार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को कैदी को छोड़ने की मांग करते हैं तो ये आइडिया फारूक अब्दुल्ला को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने ये तक बोला कि आने वाले समय में आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और उनकी ये बात बिल्कुल सच हो जाती है। लेकिन सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर था, इसी वजह से उनके पास दूसरा और कोई चारा नहीं था। इन तीनों कैदियों को दिल्ली ले जाया जाता है और वहाँ से कांदाहार ले जाया गया। अब भारत को भी लगा कि तालिबान हाईजैकर को पकड़ने में उनकी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि तालिबान हाईजैकर के लिए खास गाड़ियां बुलाते हैं और उस गाड़ी में हाईजैकर और तीनों कैदियों को बॉर्डर की तरफ भेजा जाता है, पाकिस्तान की बॉर्डर पे। उस दिन के बाद से हाईजैकर कहाँ गए ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये हाईजैकिंग तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि असली तूफान तो अभी आने वाला था। छोड़े हुए कैदी में से एक कैदी मसूद अजहर पाकिस्तान में जाके जैश ए मोहम्मद नाम के आतंकी ग्रुप का निर्माण करता है। वही जैश ए मोहम्मद जिसने आगे जाके 1 अक्टूबर 2001 में जम्मू कश्मीर के असेंबली पे अटैक किया, जहाँ पे एक एक्सप्लोजिव से भरी हुई गाड़ी स्टेट के असेंबली को उड़ा देती है, जिसमें 38 लोगों की जान चली गई। बाद में 13 दिसंबर 2001 में 5 आतंकवादी भारत के पार्लियामेंट में घुस के ओपन फायर करते हैं, जिसमें 9 और लोगों की जान चली गई। फिर 2 जनवरी 2016 में जैश ए मोहम्मद के कुछ आतंकवादी भारत के पठानकोट एयरबेस में अटैक करते हैं, जिसमें 7 ऑफिसर और शहीद हो गए। फिर 29 नवंबर 2016 में आतंकियों ने फिर से जम्मू के नागरोटा आर्मी बेस पे अटैक किया, जिसमें 7 और ऑफिसर शहीद हो गए। और आखिर में 14 फरवरी 2019 में पुलवामा में फिर से एक्सप्लोजिव से भरी हुई गाड़ी कारण बनती है 40 सीआरपीएफ जवानों की जिंदगी का। अगर उस दिन एनएसजी के कमांडो को भेजने में भारत सरकार ने वक्त नहीं लगाया होता तो शायद ये सारे अटैक्स कभी होते ही ना। अगर आपको इस टाइप की और वीडियोस देखनी है तो वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।